नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फिल्मी बात और एक मुलाकात। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, जिन्हें किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो फिल्म सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, वो भी आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके नाम से, उनके काम से अपरिचित नहीं है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप मारवा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसा कि मारवा इंस्टीट्यूट का नाम हिंदुस्तान यानी पूरे वर्ल्ड में कोने कोने में फैला हुआ है और कई सालों से नोएडा के अंदर, अगर नोएडा को किसी ने पहचान दी है तो वो आपके इंस्टीट्यूट ने दी है। अभी हाल फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट जेवर में एक बड़ी फिल्म सिटी अनाउंस कर रही है और अनाउंस कर भी दी, उस पर काम भी चल रहा है। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रहेगी? अरे वाह! देखिए 1986 में मैंने एक सपना देखा था उत्तर भारत में एक फ़िल्म सिटी बनाने का। और 1986 में जब मैंने एप्लीकेशन यूपी सरकार को दी थी नोएडा अथॉरिटी के अंदर, 1987 में वो एप्लीकेशन पास हुई, 1988 में अलॉटमेंट हुई और 1991 में उत्तर भारत का पहला मारवा स्टूडियो बनकर तैयार हुआ था। पहला प्रोफेशनल स्टूडियो था और उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। एक एक करके सभी स्टूडियो हमारे पीछे आने शुरू हुए। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स फिल्म सिटी नॉर्थ इंडिया की पहली फिल्म सिटी और नोएडा फिल्म सिटी के नाम से चर्चित हुई। टू कट शॉर्ट, आप ये समझ लीजिए कि आज मुझे मारवा स्टूडियो को यहाँ पर तकरीबन 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, हो गए हैं। और 33 साल से मैं नोएडा फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। आप ये समझिए कि इन तमाम सालों के अंदर नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल जो इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 मीडिया कर्मी इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करते हैं और तकरीबन 1,50,000 आदमी अपनी रोज़ी रोटी नोएडा फिल्म सिटी की वजह से कमा रहे हैं। मैं समझता हूँ मुझे कम से कम बहुत खुशी है कि मैं देश के लिए कुछ कर सका। अब जब ये समझिए कि ये नींव डल गई थी एक पूरे फिल्म बिजनेस की, उत्तर भारत के लिए, यूपी के लिए, नोएडा के लिए। और मुझे लगता है कि इसको आधार बनाकर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने नोएडा फिल्म सिटी पार्ट 2, जो ज़रूरी बात है कि इससे बड़ा होना चाहिए थे, इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा अप टू डेट और स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, और 1000 एकड़ की ये फिल्म सिटी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर और आगे में अनाउंस की है, जिसके ऊपर बड़े ज़ोरों शोरों के साथ काम चल रहा है। तमाम प्लानिंग हो चुकी है, नक्शे बन चुके हैं और उस पे अब सरकारी कार्रवाई चल रही है और बोर्ड में वो पूरा प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सारी क्लीयरेंसेस मिल जाएंगी, क्योंकि एक जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। सिर्फ जो सरकार चला रही होती है उनके कहने से कुछ नहीं होता। उसके बाद वही सारा प्रोजेक्ट जो है लैंड एंड डेवलपमेंट में जाता है, फाइनेंस में जाता है, वो सरकार सेंट्रल अप्रूवल में जाता है और उसके बाद उसके सारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन चेक की जाती हैं और उसके बाद उसे पब्लिक के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन चंद महीनों के अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और थोड़े ही दिनों में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आम जनता के सामने अनाउंस हो जाएगा। सर, जैसा कि अभी इंडिया ने भी और पूरे वर्ल्ड ने एक पैंडेमिक का पीरियड देखा है, कोरोना पैंडेमिक। इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुई है तो जो फिल्म का जो बिज़नेस है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। आज की डेट में एक विकल्प के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं मार्केट में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कि 10,000 थिएटर हैं हमारे देश के अंदर और तकरीबन पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, करीब 1.5 करोड़ लोग सिनेमा रोज़ देखते रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग 2000 फीचर फिल्में 28 भाषाओं में बनाते हैं और ये सबको मालूम है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाला मुल्क है। यस,
ज़रूरी बात है कि पेंडेमिक का प्रभाव और अभाव जो है वो सभी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा, और बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे पड़ा, और सभी थिएटर बंद कर दिए गए, इवेंट ख़त्म हो गए। करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा थिएटर जो रोज़ भारत में किसी न किसी इवेंट के साथ जुड़े होते थे वो बंद हो गए। तो बहुत बड़ी चोट लगी। 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ सिनेमा को। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब मुसीबत पड़ती है तो वहीं से फिर कीचड़ से कमल का फूल भी निकलना शुरू हो जाता है। और वहीं ओटीटी जो सिर्फ 5 उस वक्त चल रहे थे पेंडेमिक से पहले, वो 5 से 55 हो गए, और एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म फीचर फिल्मों को तैयार मिला। जो फीचर फिल्में सांस के लिए तरस रही थीं, उन्हें ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे आकर एक अच्छा सांस मिला। भले ही फिल्मों ने पैसा नहीं कमाया, क्योंकि ओटीटी बड़े थिएटर के मुकाबले इतना बड़ा बिजनेस नहीं दे सकता। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1.5 करोड़ आदमी सिनेमा रोज़ जाता है, और तभी आजकल जो थिएटर में बिजनेस है वो 2, 3 या 4 हफ्ते का है, और उस 3-4 हफ्ते के अंदर करोड़ों आदमी जो है एक नई फीचर फिल्म को देख लेता है, और पैसे खर्च करके वो थिएटर में जाता है। और जब वो थिएटर में जाता है तो वो गाड़ी इस्तेमाल करता है, पेट्रोल करता है, रेस्टोरेंट में जाता है, किसी दुकान में और परचेस कर लेता है, कपड़े खरीद लेता है, उसके बाद तो उसका जो खर्च, वो पूरी इकोनॉमी चलती है। कि 1.5 करोड़ आदमी घर से थिएटर में जब पिक्चर देखने के लिए जाता है तो सिर्फ टिकटों की सेल नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होनी शुरू हो जाती हैं। इसका सेटबैक पूरे देश को लगा था, ज़रूरी बात है। अब हम लोगों ने इस बात की खुशी मनाई है कि पेंडेमिक अब दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सभी थिएटर जो खुल गए हैं इनमें लोग धीरे धीरे करके वापस आने शुरू हो जाएंगे। सर, क्या मारवा ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगा आने वाले टाइम में, जैसे ओटीटीज़ हैं और जो दिल्ली में जो आर्टिस्ट हैं, बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए एज ए ओटीटी टाइप का कोई प्लेटफॉर्म आप कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं? हमने एक ऑलरेडी ऑनलाइन टेलीविज़न स्टेशन शुरू कर दिया है, mstv.co.in। वो अच्छा पिकअप कर गया है, क्योंकि उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट फिल्मों का निर्माता रहा हूं, और मैंने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्में तैयार की हैं। और मैं खुद प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था उन दिनों में कि कहाँ पर ये छोटी फिल्में चलाई जाएं। और आज से 28 साल पहले जब मैंने ये पूरा प्रक्रिया शुरू की थी, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। तो करीब 10 साल पहले मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग अपना ही एक स्टेशन खोल दें, जहाँ पर ये तमाम फ़िल्मों का संचालन होता रहे। ये सारी फ़िल्में जो हैं प्रदर्शित की जाएं, लोग देखें, खुश हों, अच्छे सब्जेक्ट हैं, नए फ़िल्म मेकर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे खुशी है कि एमएसटीवी अच्छा काम कर रहा है पिछले 9 साल से, 8-9 साल से। और इसी तरीके से अगर इसी प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बढ़ावा दे दिया जाए तो यही ओटीटी बन जाएगा, और इस पे फीचर फिल्में भी चल सकती हैं, सीरीज़ भी नाटकों की चल सकती है। और ये इसमें ज़रूरी बात है कि इसको हमें एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी करके इस प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा चर्चित करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे चलाए गए कार्यक्रमों को देखें। और जहाँ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉपुलर होता है, वहीं उस तरीके से फीचर फिल्में जो हैं वो उस पे आनी शुरू हो जाती हैं। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि अभी आपने बोला कि एक ऑलरेडी आप चला रहे हो, उसको अगर थोड़ा सा इन्हांस करते हैं तो वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक रूपरेखा ले लेता है। पिछले दिनों कई सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे एडल्ट कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हावी हो गया, और उसको लेकर गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई। अब ये जो, क्योंकि सब कहते हैं सिनेमा एक समाज का दर्पण है, वो समाज को आईना भी दिखाता है, तो क्या ये एक भूमिका भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मेकर्स को या फिल्म मेकर्स को निभानी पड़ेगी कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो गलत ना जाए? देखिए, अब तक जो है पहले दूरदर्शन था जो सरकारी चैनल है, उस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि खुद सरकारी मुलाजिम का काम ही यही होता था कि वो चेक करे कि कोई भी ऐसा कंटेंट प्रदर्शित ना हो जाए। जब प्राइवेट चैनलों की होड़ लगी तो प्राइवेट चैनलों ने, क्योंकि अपना माल बेचना था, एडवर्टाइजिंग इकट्ठे करनी थी, तो उन्होंने थोड़ी सी ढील दी और समय बदल गया था। इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ
कि हम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ साथ। तो समय बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों ने इंटरनेट का ज़माना आ गया, हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल थी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तानी कल्चर को ध्यान में रखते हुए, सेंसर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए फिल्मों का निर्माण हुआ। फिल्मों में बहुत सारी छूट आई और जो फिल्म एक दफ़ा सेंसर बोर्ड से पास हो गई, उसको आपको और मेरे को दोबारा कोई चीज़ जताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ जैसे OTT चैनल, जो क्योंकि इंटरनेट चैनल थे और इनको माल बेचना था, फिल्में पकड़नी थी, तो इन्होंने ये इजाज़त दी कि जहाँ पर ढील दे दी गई और प्रोड्यूसर को भी अपनी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था, तो शायद ये वजह रही होगी कि इसमें कुछ अडल्ट कंटेंट बढ़ता चला गया। इसी के बीच के दौरान लोगों ने इसके लिए एक PIL दर्ज किया और हाई कोर्ट के डिसीजन में, जिसमें आया, बहुत बहस चली, लेकिन फाइनल डिसीजन ये आया कि हर चैनल को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी है अपने चैनल के अंतर्गत, और वो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ये चेक करेगी कि क्या हम लोग कहीं अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। और अगर वो इंटरनल जो बॉडी है वो ये प्रूव कर देती है कि इससे हमारे संस्कार नहीं बिगड़ रहे या बच्चों पे असर नहीं पड़ रहा है, तो उतना कंटेंट आप दिखा सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि इस सारे डिसीजन के बाद तकरीबन सभी चैनल, खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा चैनल चर्चित हो गए थे विभिन्न कार्यक्रमों को दिखाने के लिए, उन्होंने हाथ खींचा है एकदम। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।